नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद हों तो सरकार को दिक्कत होती है, लोकसभा के बाहर आते हैं तो सरकार के पूरे सिस्टम को दिक्कत होती है, यानी मोदी एंड कंपनी को दिक्कत होती है। सदन के बाहर आते ही राहुल गांधी से जो सवाल पूछे जाते हैं, जरा एक बार ट्रेंड निकाल करके देखिए, क्योंकि जो भी हम आपको दिखाते हैं, खासकर पीटीआई की बाइट दिखाते हैं, तो हम उसमें कट नहीं करते कुछ भी। जनरली रिपोर्टर्स के सवाल भी उसमें आप सुनते होंगे। रिपोर्टर्स के सवाल सुनिए, कभी भी नरवणे की किताब से लेकर के और अब तक कभी भी सुनिए। सवाल वो होता है जिस सवाल को लेकर के शाम में प्राइम टाइम डिबेट में राहुल गांधी को गरियाया जा सके। एक कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा करके और बाकी एंकर समेत पूरा कंपनी के सिस्टम के लोग बैठ जाएं और सब मिलकर राहुल गांधी को गरियाएं। सवाल ऐसा होता है। आज 11 बजे से शाम तक लोकसभा में कुछ भी नहीं हो पाया। जब जब कार्यवाही शुरू हुई तब तक विपक्ष ने एक ही डिमांड की कि जो एडजर्नमेंट मोशन है, स्थगन प्रस्ताव है मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर के, उसको एक्सेप्ट करके और चर्चा करवाई जाए। युद्ध पर चर्चा करवाई जाए, युद्ध से भारत पर जो होने वाला प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उस पर चर्चा करवाई जाए। क्या देश को नहीं लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए? देश के लोगों को नहीं मतलब है? 1 करोड़ लोग हैं वहां पर, रुपया कहां गिर के पहुंच गया और शेयर बाजार में कितना डूब गया, आगे आने वाला कल कैसा होने वाला है, नहीं होना चाहिए। मान लिया नहीं होना चाहिए अंधभक्तों के लिहाज से। सवाल यहीं पर राहुल से पूछा गया। निकलते ही राहुल से रिपोर्टर ने क्या पूछा? 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। ये सब सवाल कहां से आते हैं? वही रिजिजू, निशिकांत, यही सब कैंप से आते हैं। 1 मिनट पे 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। कभी प्रधानमंत्री से पूछ लो कि 1 मिनट पे 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, कभी आते क्यों नहीं हो साहेब? आप कभी सदन में आते क्यों नहीं हो इवेंटबाजी छोड़ करके? तो 1 मिनट में 2.5 लाख का खर्चा है और सदन नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी ने इतने से सवाल के जवाब में, मात्र 100 सेकंड की क्लिप है, 100 सेकंड में मोदी एंड कंपनी का पूरा हिसाब बता दिया। बड़ा सिंपल सा पूछा, 1 मिनट में 2.5 लाख खर्च हो रहा है। आज सुबह शेयर मार्केट में कितना डूबा? 15 लाख करोड़। अब इस 1 मिनट से अगर कैलकुलेट करो तो पूरे साल सदन जो है चलने में जो खर्चा होगा पूरे साल, क्या पता नहीं कितने दिन, आप कैलकुलेट करना। 15 लाख करोड़ में 2.5 लाख रुपया से डिवाइड कर दो, जरा कितना आता है सोचना जरा। 2.5 लाख रुपए से 15 लाख करोड़, मुझे लगता है सालों साल सदन चलने जो खर्चा होगा वो तो 10 मिनट में डुबा दिया आपने। पेट्रोल डीजल की कीमत कहां जाएगी, जरा उसकी चर्चा क्या उस पर नहीं होनी चाहिए चर्चा? सारे रिपोर्टर जो गोदी थे, सबकी जुबान पर ताला लग गया, सिल गई जुबान। नॉर्मली आजकल जो एक्सपर्ट आते हैं बजट पे या दुनिया भर के किसी मामले पर एक्सपर्ट आते हैं बयान देने, वो भी कहते हैं नहीं मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब जब चोट भीतर से लगती है तब तब मुंह से आह निकली जाती है, कितना भी ड्रामा कर लो। आज जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी राहुल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल के साथ एक्सपर्ट्स खड़े हैं कि आने वाला कल बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। जब एक्सपर्ट भी देश का कह रहा है, जो मोदी मोदी थरिया बजा रहा था, कटोरी चम्मच ठोक रहा था, तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? कौन है मोदी के साथ? कौन है? वही नेहरू इंदिरा गरियाने वाला निशिकांत दुबे, वही किरण रिजिजू, ओहदा है संसदीय कार्य मंत्री और काम सारे असंसदीय। निशिकांत दुबे फिर आए हैं अनुच्छेद बताने के लिए। अभी अनुच्छेद हम आपको सुनवाएंगे और अनुच्छेद पे भी चर्चा करेंगे। संविधान में क्या लिखा है बता दिए, क्या नहीं लिखा है या क्या करने से रोका गया है वो नहीं बताए। ये आते हैं क्योंकि पता है ना कि ये बोलेगा, इसके बोलने पर डिबेट करेंगे सब एंकर बैठ के। लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, लाइए, चर्चा की शुरुआत लंबी हो गई। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा राहुल गांधी का 100 सेकंड जो है वो चला दिया जाए, सीधा वही चलाइए, ऑडियो फुल। अंबिका पाल साहब ने कहा कि एक्सचेकर का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग जब
स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये दिग्विजय पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या समझौता? और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं, और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। अब बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। सुन लिया आपने, सब बता दिया ना उन्होंने। अब जरा अभी मैं आज कैलकुलेशन ऐसे साथ साथ चर्चा के कर भी रहा हूं दिमाग में, आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा। 2.5 लाख रुपए अगर प्रति मिनट खर्चा है, तो 15 लाख करोड़ रुपए जो डूबे हैं सवेरे 10 मिनट में, उसमें कितनी चर्चा हो सकती है, अभी उस पर भी आएंगे। जरा मणिकम टैगोर मैक्सिमम जो है स्थगन प्रस्ताव सवेरे 8:30 पौने 9 बजे यही लिख के भेजते हैं। जरा मणिकम टैगोर ने लिखा है कुछ, उनको भी पढ़वा दीजिए। लाइए, ये ट्वीट लिखा है मणिकम टैगोर ने। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने जीवन काल में इतना गैर जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आप कभी नहीं चाहते कि विपक्ष को सदन में बोलने का मौका मिले। आप सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि यही काफी है। ये टिकटॉक वीडियो वाले हैं। पश्चिम एशिया में भीषण अशांति फैली है और अचानक आप एक मंत्री का बयान शामिल कर देते हैं। विपक्ष इसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, आप चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? आपके नेता और प्रधानमंत्री की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें इससे बचाने के लिए आप शोर मचाते हैं और फिर विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते हैं। आपके द्वारा लाए गए नए एजेंडे के बाद हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये मणिकम टैगोर ने बता दिया, इनकी खूबी, इनकी सारी काबिलियत बता दी एक ट्वीट में संसदीय कार्य मंत्री। अब जरा मनीष तिवारी को सुनवा दीजिए। Resolution which was supposed to be moved by our honorable colleagues of the Indian National Congress was listed in the Lok Sabha today. However, as you are aware, that the situation in West Asia and the greater Middle East has been escalating for the last 13 days. India has a huge diaspora, more than 3 million people, almost 48 million people live in the Gulf and the greater Middle East. There are concerns with regard to energy security because of the escalating situation. There are also concerns with regard to India's strategic autonomy. So therefore, after the minister's statement, it was incumbent that it should have been followed by a full-fledged discussion. Parliament is not only a notice board that ministers come and give their statements.
and after that there is no discussion. In a situation where the entire world is concerned with what is happening in West Asia and the greater Middle East, for the largest democracy of the world and its supreme temple of democracy, not to discuss that situation would be a travesty. And that is why the Indian National Congress and the other opposition parties have been jointly insisting that there should be a threadbare discussion following the External Affairs Minister's statement. चलिए सुन लिया आप। मैं हेमंत भाई के पास आऊंगा, पहले सारा सुन लीजिए जरा, एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए, फिर चलते हैं एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स जो है 3 एक्सपर्ट हैं अभी, तीनों एक्सपर्ट को जरा सुना दीजिए। Clear impression was that war may not prolong, so that's why the traffic which has got oil, movement of the oil, etc., all others cargo, that may not be prolonged. But now the situation is that it is going to be prolonged. So this is going to increase because you have to detour and take a longer route, and the cost is going to up. And secondly, I think the way the drone attacks are going against each country and refineries are being hit, so naturally the supply of oil will get also affected, and that will also push inflation in many of the nations. सुन लिया आपने, गौर से सुनिएगा हेमंत भाई, सब अंग्रेजी में है, गौर से सुनिएगा, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बड़ी है। अगली सुनवाइए। Because Middle East is a major supplier of crude oil, LNG, petrochemicals, fertilizers, and aluminium. So the impact on energy, automotive industry, construction, electronics, and agriculture supply chains will be severe of this severe escalation in the Middle East countries. So I think this is going to impact the world economic growth also. As Strait of Hormuz released 20% of world's oil supply and a large share of global LNG trade. So this will lead to a surge in global oil prices that we have already observed that oil prices are hovering more than $100 USD per barrel. So this is going to impact severely the global economic growth, as IMF anticipates that global growth will be at around 3.3% for 2026. So I don't think that this is going to be achievable with this escalation in the Middle East countries and major impact on the global energy. So global growth is going to decelerate below 3% in the current financial year, current 2026. So I believe this escalation is very severe and impacting the trajectory of various economies in terms of their GDP numbers and their energy prices, their gas prices, and all the related industries in the manufacturing segment. चलिए एक और एक्सपर्ट है, वो भी सुन लीजिए। सब अंग्रेजी में, थोड़ा सा आप लोग बस पेशेंस रखिए, सब हिंदी में भी अभी अनुवाद करवाते हैं। हाँ, all the buyers and sellers in the stock market, they are also taking a note of this inflationary expectation, and already inflation has started happening. There is no doubt about it. So obviously there is higher input costs, via basically oil. You need oil everywhere. There is no doubt about it. Second, higher inflation risk, as I kept on saying, and which will delay delay or maybe completely reverse the expected rate cuts. If the inflation goes up again, then obviously the repo rate will also go up again. सोचिए, रेपो रेट, तेल, ये मिडिल ईस्ट का झगड़ा, रेपो रेट, इन्फ्लेशन, सारी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, कहां नहीं इफेक्ट कर रहा है, और हमारे देश में चर्चा नहीं होगी, नियम नहीं है। अरे ये नियम लेकर तुम जाओ घर अपने, बताइए कौन सा नियम है भाई, हेमंत भाई, कौन सा नियम है इनके लिए, कौन सा नियम लाया जाए, लागू करवाया जाए? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 साल से एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है नियमों के मामले में। कई बार मैं कहता हूं आपको, तो उसमें क्या है कि आप माथा दिखाइए और वो तिलक करेंगे माथा देख करके। आप अगर अपने हैं तो आपके लिए सारे नियम हैं,
अगर अपने आप नहीं है तो फिर आपके लिए कोई नियम नहीं है। ये एक बार नहीं, ये 12.5 साल में लगातार हर रोज होता है सदन के अंदर। राहुल गांधी आर्मी चीफ की किताब लिए खड़े हैं, वो नहीं पढ़ सकते। निशिकांत दुबे कुछ भी बोल सकते हैं नेहरू से लेकर के किसी के ऊपर, वो नियम के अंदर है और वो रिकॉर्ड में भी छप जाएगा। तो ये एकदम नई चीज है आशीष भाई, और इसमें कुछ भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मतलब नई बात सामने आ गई हो। ये हर रोज करते हैं, डे इन एंड डे आउट, और बाकायदा प्लान करके करते हैं। अब इनका एक सूत्रीय एजेंडा आज क्या था कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ लाया गया उस पर बात हो जाए और ये मिडिल ईस्ट वाला मामला सारा पीछे चला जाए, कोई बात नहीं। अब स्थिति ये है कि हाउस के अंदर अब गतिरोध बनने की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। इनकी एक ही लाइन है कि भाई विदेश मंत्री ने अपना बयान दे दिया, बात खत्म। इतना बड़ा देश अगर इस बयान से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस से, वेस्ट एशिया के क्राइसिस से बाहर आ सकता है, तो वास्तव में फिर मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और राहुल गांधी ने जो बड़ी महत्वपूर्ण आज बात कही, आपने जो पार्ट दिखाया उसमें शायद वो मिस है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कंप्लीटली ब्लैकमेल हो चुके हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, इसलिए वो संसद से भाग गए हैं और अब वो संसद के अंदर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने जैसा पश्चिम एशिया में पैराडाइम शिफ्ट और ये सारी बातें कही, वो आपने सारी की सारी दिखाई। तो आशीष भाई, ये है दुखती रग भारतीय जनता पार्टी की। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसको डंकापति बताते हैं, 56 इंची बताते हैं, विश्व गुरु बताते हैं, उनसे पूछे बिना परिंदा पर नहीं मारता, उसको राहुल गांधी कंप्रोमाइज्ड बता रहे हैं। ठीक, उसमें कहा उन्होंने कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है और वो अब संसद में नहीं आ पाएंगे। तो मुझे तो पहली चुनौती यही लग रही है कि क्या पूरे सेशन जो बचा हुआ है इसमें मोदी जी हाउस में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि हर बार जो राहुल गांधी जो चुनौती देते हैं उस पर कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते हैं प्रधानमंत्री। टू दैट एक्सटेंट के राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर भी वो बात करने के लिए लोकसभा में उनका शेड्यूल था 5 का, एंड टाइम पे फिर वो जो कहानी बढ़ाई गई, जो 22 घंटे बाद बताई गई कि महिला सांसद और कुछ है प्रत्याशित हो सकता था और बिरला जी ने मना किया प्रधानमंत्री को, दैट स्टफ। ठीक, तो मेरे ख्याल वो भी पहले ही प्रधानमंत्री हैं जो संसद में अपने सांसदों के साथियों के उस सुरक्षा खतरा मान करके जिन्होंने आने से गुरेज किया था। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी या पूरा विपक्ष कह रहा था, उसमें आप बताइए क्या गलत है। आप तो भारत है भाई साहब, दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत छोटे छोटे देश, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सब में चर्चा इसी बात की हो रही है, सब में। ब्रिटेन का आपने कल दिखाया था, हमने किस तरीके से सांसद खड़ा होकर क्या कह रहा था कि सबसे करप्ट और कुरूप राष्ट्रपति को अगर आज तक इतिहास में हुआ है तो वो ट्रंप हुए। तो समस्या यह है कि हमारे यहाँ तो मिडिल ईस्ट में भारत के इंपैक्ट क्या, पेट्रोलियम का, डीजल का प्राइसेस का रहेगा, इन्फ्लेशन का क्या रहेगा, वो सारी चर्चा होनी चाहिए जब ग्लोबल क्राइसिस है तो। और उस पर एक विदेश मंत्री का बयान देकर के आप इतिश्री करते हो तो फिर संसद थोड़ी है वो। बयान तो आप कभी भी जारी करा दीजिए, टेबल करा दीजिए, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। सवाल है सरकार की क्या रणनीति है, सरकार की क्या कूटनीति है, सरकार का क्या विजन है इस पूरे आर्थिक संकट से निपटने के लिए, सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या विजन है। पार्लियामेंट में ये चीजें डिस्कस होती है। मैं आपको बताऊंगा आशीष भाई, समस्याएं ये इससे हमारी ग्रोथ रेट प्रभावित होगी, पूरी दुनिया की होगी, इन्फ्लेशन प्रभावित होगी। आप सत्ता में हैं तो आप बताएंगे कि हमारी ये तैयारी। हाउस इसीलिए होता है। वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा क्राइसिस, इस पर बात कर लो। मांग कर लिए उन्होंने, एडजर्नमेंट मोशन भी दिया, शॉर्ट टर्म डिस्कशन की भी मांग की, सारी मांग की, आउटराइटली खारिज करके क्या कहते हैं, किरण रिजिजू हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री कि आप पहले स्पीकर के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव उस पर चर्चा कीजिए, बताइए आप क्या जरूरी है। तो ये सरकार, आशीष भाई, आपको एक बात माननी पड़ेगी हम सबको, दिस गवर्नमेंट इज ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। कोई भी ऐसा सवाल जो रेलेवेंट हो, जो समसामयिक हो, उस पर ये कभी चर्चा करते नहीं, क्योंकि जैसे ही आप चर्चा करोगे आप पकड़े जाओगे। जब इस पर चर्चा होगी तो इसमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस आएगा आशीष भाई, माफ कीजिएगा, चर्चा अभी होनी है, लेकिन जो मेरा गट फीलिंग, वो ये पूछेंगे कि मोदी जी एक बात बताइए, आप क्या आप इजराइल क्या करने गए थे, सवाल आएगा ना। युद्ध की पूरी दुनिया के अंदर सबको चर्चा थी कि युद्ध होने वाला है, आप इजराइल किस प्रेशर में गए थे, क्यों गए थे, पूछेंगे सवाल। क्या करके आए ये भी पूछेंगे। वो ये भी पूछेंगे कि 50,000 मजदूर निर्यात करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए क्या, या इजराइल का आर्मी जनरल कैसे कह रहा है कि 140 करोड़ लोग हमारे लिए एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, किस अथॉरिटी के साथ कह रहा है। फिर वो ये पूछेंगे कि आप इजराइल की तुलना में भारत के जो 95 लाख लोग गल्फ के अंदर हैं और जो हमें $4 लाख करोड़ हर साल भेजते हैं अमेरिका के बाद, आप उनके हितों को छोड़ के इजराइल में क्या उधर दोस्ती गांठना चाह रहे हैं,
विज बनाम की बात कर रहा हूं, इजराइल बनाम मिडिल ईस्ट। तो ये सवाल पूछे जाएंगे, इनका क्या जवाब दोगे आप? वो ये भी पूछेंगे कि ईरान ने के जो सर्वोच्च लीडर थे उनकी हत्या की गई एक आतंकवादी के तौर पर नेतन्याहू ने, उस पर आपने एक शब्द कहा क्या? कहने की छोड़िए, खामनेई की हत्या पे नेतन्याहू वहां खड़ा होकर के अडानी के चैनल को बाइट दे रहा है कि मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बड़ी बड़ी मदद की। ये जो चीजें हैं शीश भाई, आपको क्या लगता है ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे? आप हाउस में चल रहे तो हाउस के बाहर पूछे जाएंगे। राहुल गांधी की जो आखिरी लाइन थी वो पता नहीं कैसे इस बाइट में मिस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी कंप्लीटली ब्लैकमेल हो चुके हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, इसलिए संसद से भाग गए हैं, अब वो सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये मिस कर दिया इसमें बाइट में। ये है पूरा बाइट। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब इसका जवाब मेरिट में तो है नहीं आपके पास, मेरिट का आप आउटराइटली मना कर चुके, मेरिट की बात मत किया करो। तो फिर इसका हमारे पास तर्क नहीं है, तो हमारे पास कुतर्क तो है ना। कुतर्क है आपका प्रिय मित्र निशिकांत दुबे, उसको तुरंत लॉन्च कर दिया जाता है कि अब तुम शुरू हो जाओ राहुल गांधी पे। वो संसदीय कार्य मंत्री हाउस के अंदर खड़ा हो क्या कहता है कि एक परिवार, एक व्यक्ति की जिद के कारण। कौन परिवार, कौन जिद? अकेले कांग्रेस ने थोड़ी विश्वास प्रस्ताव दिया भाई, सारे विपक्ष ने दिया है। अब तो ममता बनर्जी के लोग भी आ गए, तो उस परिवार का क्या जिक्र है? दिक्कत यह है कि उस परिवार से नफरत है, हेट्रेड है, और वो आज से नहीं है, वो 62 में नेहरू से लेकर के आज तक जितने भी हुए सबसे है। एक पक्ष ये है। जब जवाब नहीं है आपके पास तो फिर निशिकांत दुबे है, वो कुतर्क करेगा। वहां बता दिया, सवाल पूछ रहे हैं लीडर ऑपोजिशन से कि हर मिनट इतना पैसा खर्च होता है, तो एक दिन का संसद का खर्चा 6 लाख। मतलब जर्नलिस्ट को यह बात पूछने की क्या जरूरत है? करते रहेंगे पक्ष विपक्ष जो भी करता रहेगा। या यही सवाल आप किसी बीजेपी वाले से पूछ के देख लो, संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है शीश भाई, पक्ष की या विपक्ष की? ये सवाल ऑब्वियसली यू आर इन पावर, आप सबको इकट्ठा कीजिए, बात कीजिए। आप मुद्दों की बात करने के अलावा बाकी सारी बात करेंगे, नेहरू की बात करेंगे, फलाने की बात करेंगे, ये करें, आज की बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर बातचीत हो रही है, एक मंत्री का बयान दिला करके, विदेश मंत्री का, वो भी उलूल जुलूल, जिसका ना कोई सिर है ना कोई वो। अगर आप चलो उसमें जयशंकर का हटा दो, मैं कहता हूं आशीष भाई आप एक बयान दो मुझे, ना कोई फायदा होगा ना नुकसान हो, तो उस पर जयशंकर की बजाय से चित्रांश लिख दो। क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, ही कुछ नहीं, ना कोई पर्सपेक्टिव है, ना कोई बैकग्राउंड है, बस हम शांति के पुजारी, हम फलाने के ये हैं। क्या यही रोल है आपका? आर यू ए परिचद? इतना बड़ा देश, उसका एक स्टैंड होना चाहिए ना। चाइना ने जो नए वो आए हैं सर्वोच्च लीडर, उनको बधाई दी कि नहीं बाकायदा आकर के? पुतिन ने खुद बधाई दी कि नहीं दी? सब दे रहे। आप कहां हो? आपको खामनेई की मौत का ही नहीं पता, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। बधाई पे मत आओ आप, मैं बधाई पे मत आओ। बधाई ये देंगे जब, बधाई छोड़ दो आप, जब खामनेई को मारा अमेरिका इजराइल ने, तो आज तक निंदा नहीं कर पाए। अब जो है, जब चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ, तो मुख्तार अब्बास नकवी से आज बताए हैं कि खामनेई महान थे। अरे भाई, हमारा राष्ट्राध्यक्ष हु इज मुख्तार अब्बास नकवी? कहाँ पे दुकान है? चांदनी चौक में? कहाँ पे है? चौड़ी बाजार में? बताओ मुझे, हु इज मुख्तार अब्बास नकवी? मुख्तार अब्बास नकवी सरकार का पार्ट है क्या? मुख्तार अब्बास नकवी के स्टेटमेंट को सरकार का स्टेटमेंट माना जा सकता है क्या? मैं टेक्निकल बात, बहुत टेक्निकल बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत टेक्निकल बात निशिकांत दुबे करते हैं। अभी आपको सुनवाऊंगा, बता रहा है टेक्निकल बात मुझसे समझिए। तो टेक्निकल लोगों के साथ टेक्निकल बात में कर रहा हूं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बाइट का वो हिस्सा क्यों काट करके, एजेंसियों ने काट करके दिया है, जहां पर वहां पे और आईडी थी, वहां से फुल आ गया। काट करके इसलिए देने को वजह है कि वहां पर ब्लैकमेल्ड और कंप्रोमाइज्ड बोला गया था मोदी को। वो ये लोग खुद ही उतना पार्ट देने में, लोगों तक पहुंचाने में घबरा जाते हैं कि कैसे चला गया। तुम काट नहीं सकते थे क्या? ये भी होता है ना, काट नहीं सकते थे, इतना एडिट करके नहीं दे सकते थे लोगों को। ये मसला होता है। तीसरी बात, मैं कह रहा था ना कि दिमाग में मोटा मोटी तब तक मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 2.5 लाख रुपए पर मिनट। आज सुबह की, मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रहा है हेमंत भाई, आज सुबह कितना डूबा? आप भी सुबह से हमको मैसेज कर रहे थे और हम वो कर रहे थे। 15 लाख करोड़ डूबा है ना, 15 लाख करोड़। मेरे कैलकुलेशन गलत हो सकती है क्योंकि मैं ऐसे ही दिमाग में जोड़ते जोड़ते कि 15 लाख करोड़, 2.5 लाख रुपए पर मिनट, ये 2.5 लाख रुपए पर मिनट के हिसाब से 15 लाख करोड़ में अप्रॉक्स बता रहा हूं, 1,65,000 मिनट
इतने में होगा संसद का खर्चा जो है 2.5 लाख के हिसाब से। 1,65,000 मिनट को अगर आप दिन में कन्वर्ट करेंगे तो एक करीब करीब मतलब 6,875 घंटे, घंटे 6,875 घंटे होंगे। 6,875 घंटे, 1,65,000 अप्रॉक्स मिनट। इसको आप साल में कन्वर्ट कर दीजिए तो 18.83 साल होंगे। मतलब 19 साल उसी संसद में बैठे रहे ना, परमानेंट बैठे रहे, संसद भवन में ताला न लगे, 19 साल परमानेंट बैठे रहे तो 10 मिनट में उतना पैसा फूका है। अब बताओ चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, उन पत्रकारों से करो। 19 साल, कितने लोगों की मान्यता खत्म हो जाएगी पत्रकार जो पूछ रहे हैं उतने में? जो मान्यता है ना, कईयों की मान्यता खत्म हो जाएगी और शिफ्ट 5 लगाने पड़ेंगे, 24 घंटा सांसदों के भी शिफ्ट लगाने पड़ेंगे, तब 19 साल उसी संसद में बैठे रहोगे। ये गिनती में क्यों गिनवाया हूं? ये गिनती गिनवाने के पीछे भी बहुत टेक्निकल वजह है। आज टेक्निकल पे है। टेक्निकल वजह है कि इस देश में एक संवैधानिक निकाय में बैठा व्यक्ति बैलेट से मतदान पर ऐसे ही दिन गिनवा रहा था फर्जी का, कि अगर बैलेट से मतदान होगा तो जो है इतना टाइम बढ़ जाएगा। और उतने नहीं, जब बात आई थी सीसीटीवी फुटेज वाली तो शायद कैलकुलेशन भी बताया था कि कितने साल लग जाएंगे, सहस्त्राब्दियां लग जाएंगी। कुछ याद होगा आपको? पीसी याद है ना कि इतने 3600 साल साल लग जाए, 3600 साल 3600। तो जब वो कैलकुलेशन कर सकता है संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना उल जुलूल, तो हम तो घंटा गिन के बता रहे हैं, खर्चा बता रहे हैं। आज ही सुबह डूबा है 15 लाख करोड़ रुपए। अब जो है, अब इतनी बात हो गई टेक्निकल, तो टेक्निकल को सुनवा देते हैं जरा। लाइए सुनवा दीजिए इनको। हालांकि दर्शक सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सुनिए। राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94, जो संविधान का आर्टिकल 94 है, वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रेजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके, आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने को देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? या आपने एक नया संविधान बना लिया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है, राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ, कुछ नहीं है, जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट, इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है? एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है, न संविधान की न इसकी, 94 के रहते आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट?
स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं, स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे। तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इनको लगता है, टेक्निकल बात सब बता दी इन्होंने। उछल धक्का तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस गिरल धक्का को मैं जवाब देता हूं। ये उछल धक्का तो फिर भी उछल रहा है ना, ये गिरल धक्का, लोटल धक्का, घिस्टाल धक्का, रोड पे जो घिस्टाने वाले सब धक्का, ये जैसी भाषा सब इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही बताना पड़ता है ना। ये जो है, ये आदमी बेसिकली क्या है ना, मैंने एक कार्यक्रम में, इसके पहले ही आज ही एक कार्यक्रम में हेमंत भाई कहा था कि इस देश में संविधान को बिल्कुल बचपन से ही बच्चों के लिए अनिवार्य किया जाना जरूरी है। ये क्या है ना कि बोलो और भाग जाओ, आपकी ही बात, मुंह के आगे मैदान, बोलो और भाग जाओ, भाग जाओ। इस देश में पत्रकार तो जाएगा भी नहीं इसके कहने पर कि जरा अनुच्छेद 94 खोल के पढ़ ले क्या है, उतना भी नहीं मेहनत करने वाला है, क्योंकि वो मेहनत कर देगा तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी, नौकरी खतरे में आ जाएगी। अनुच्छेद 94 संविधान का मैं पढ़ के बता देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के रिक्त होने, इस्तीफा देने या हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। सिंपल। डिप्टी स्पीकर तो है ही नहीं है मोदी जी के राज में, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद रिक्त होने, किसी भी वजह से रिक्त हो जाए, कोई जो है ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ जाए, या वो इस्तीफा दे दिए, या उनके हटाए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसके तहत वे अपना इस्तीफा एक दूसरे को सौंप सकते हैं अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं, और तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक, अब इसके और अंदर आ जाते हैं, नहीं तो दुबे कहे कि अंदर लिखा है 94A अनुच्छेदों में सब जो आर्टिकल्स है उसमें सब आर्टिकल्स हैं। 94A लिखता है कि यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद रिक्त हो जाता है। सारे हैं क्लॉज, सब क्लॉज, कि अगर लोकसभा का वो स्पीकर सदस्य ही नहीं रहा तो रिक्त हो जाएगा पद। 94B अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित जो है इस्तीफा सौंप सकते हैं। 94B। 94C कहता है लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विशेषाधिकार अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है प्रिविलेज मोशन या अविश्वास प्रस्ताव, इससे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इसमें नोटिस, प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। सब बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा पढ़ दे रहा हूं। लोकसभा भंग होने पर, ये भी लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपना पद नहीं छोड़ते। ठीक, इसमें यह कहां लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष ने भेज दिया है 14 दिन पहले भेजा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ये तय करता है कौन? सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट की जो है इस दिन उस पर बहस होगी, वोटिंग होगी। एक बात और बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पर जब मतदान होता है तो उस समय चेयर पर वो नहीं हो सकता, स्पीकर चेयर पर नहीं हो सकता। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि जिस दिन से उसके खिलाफ नोटिस दे दिया गया उसी दिन से नहीं आएगा। ये तो ओम बिरला का इवेंट है, ये ओम बिरला का इवेंट है कि नहीं आ रहे हैं, हम नहीं कुर्सी नहीं आएंगे, हमारी ईमानदारी मिसाल लिखी जाएगी, अशोक स्तंभ लगेगा। ये उनका इवेंट है, वो आ सकते हैं जिस दिन उनके अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान होगा उस दिन वो चेयर नहीं कर सकते, वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। ये कहां लिखा है मुझे बताए, मैं इनवाइट करता हूं न्यूज लॉन्चर पर, और उसके बाद अगर इसमें मुझे गलत साबित कर दें, सुहास कश्यप से लेकर के संविधान विशेषज्ञ जितने हैं सबको मैं कह रहा हूं कि उस कार्यक्रम में आ जाएं, बैठे। मैं जिंदगी में निशिकांत दुबे और नरेंद्र मोदी पे जो है निगेटिव खबर ही नहीं चलाऊंगा, भले मैं अकेले हेमंत भाई कर लेंगे कार्यक्रम, हट जाऊंगा। कहां 94 आर्टिकल 94 में कहां लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? ये कहां लिखा है? ये मुझे आर्टिकल 94 बता दीजिए भाई, आप बताइए। आशीष भाई, 2 लाइन की बात है। आप इतने दिनों से इतने सीनियर आदमी, आप 1-2 लाइन में क्यों नहीं समझ रहे कि तर्क का जवाब कुतर्क है, सच का जवाब झूठ है?
94 में आपने पूरा सेक्शन पढ़ दिया, दैट इज अबाउट रिमूवल ऑफ द चेयर और डिप्टी चेयर, दैट्स ऑल। इसमें एडजमेंट मोशन कहां से है, पहले तो मुझे ये बता दो। वो आर्टिकल किस चीज को डील करता है, किस चीज को डील करता है वो? उसमें एडजमेंट मोशन कहां से आ गया, उसमें स्पेशल मेंशन कहां से आएगा? दिस इज अब्सर्ड एंड नॉनसेंस एंड दिस मैन, इस पे आप मेरे आपसे आग्रह है, इसको मत दिखाए किसी, मेरा भी विनम्र आग्रह आपसे है। ये मूल रूप से जाहिल है और इसको देखिए, वो जो पोमेरियंस है वो तो दिखाए इसको, उनका तो धंधा है, हमारा थोड़ी। अब आप एक चीज देखिए, मुझे इसने राहुल गांधी को बता दिया सीएजी फलाना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, सबके नाम लिए इसने। संजीव वर्मा को देश में चल रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार किसने बताया था? आशीष चित्रांशी ने, संजीव खन्ना को। हाँ, किसने बताया था? इसी ने बताया था, है? वो संवैधानिक था, सरेआम कैमरे पे रिकॉर्ड करके सारे पोमेरियंस चलाया उसको, वो संवैधानिक था। अगर नरेंद्र मोदी के जो ओवरऑल ऑफ एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड अमिशन है सारे के सारे, उनके बाद कोई आदमी उसको कंप्रोमाइज कह रहा है, उसके जो आज दुनिया की स्थिति उस पर बात करने के लिए कह रहा है, तो राहुल गांधी के बारे में उस तरह के, मुझे तो वो शब्द बोलने भी नहीं आते जो आपने उनका जवाब दे दिया, मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब होता। लेकिन सवाल यह है कि संसद चलाने का जिम्मा इस नमूने का है क्या? जिसका है वो अंदर खड़ा होकर क्या कह रहा था? आज की तारीख में कोई मुझे ये बता दे, 140 करोड़ के देश को पहले जरूरी क्या चीज है? मिडिल ईस्ट क्राइसिस या लोकसभा स्पीकर का रिमूवल? कोई बता दे क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई देश संभल जाए, विपक्ष की राय ले लो, किस रास्ते पे चलना चाहिए, मिलजुल के इस क्राइसिस को फेस कर लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस। तो ये वो परिस्थिति आज, आपको उसकी परवाह नहीं है, आपको एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है। मोदी जी जीत गए, बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सारे विपक्ष को जलील करने का जो प्रोजेक्ट ये लेके आए थे सारे के सारे, आज वो प्रोजेक्ट आज रह गया। ये पीड़ा झलक रही है। मेरा आपसे आग्रह है, इस तरह के लपटों की कोई जरूरत दिखाने की है नहीं। मैं हेमंत भाई, मैं फिर कहूँ, मैं पता है एक मजबूरी में दिखाता हूँ, इनको पूरी गोदी मीडिया दिखाएगी और गोदी मीडिया कहीं फिर आर्टिकल, इसको हम नहीं दिखाते तो आर्टिकल 94 आज नहीं क्लियर करते ना। आईएसओ को, मेरा मानना है, थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, आईएसओ को घर तक, भाई हम, हो सकता है हमको गोदी मीडिया इतने लोग ना देखें, हमें 50,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, लेकिन हम इसको 50,000 लोग भी देख रहे हैं, 25,000 भी देख रहे हैं, तो उनको पता हो ना कि ये इतना झूठा आदमी है, घर तक इसको पहुंचाना जरूरी है। ये फर्जी बोलते हैं सर, ऐसे ही कुछ बोल देंगे अनुच्छेद 354 ABC, अब आम आदमी पता नहीं कहाँ लिखा होगा यार, इतना मन से आंकड़ा कर रहा है। ये आपको बताएं, ये ट्रेंड है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी बहुत करीब से रीड किया, वहां पे जो मैसेज बनाए जाते हैं ना, तो वहां पे मैसेज अगर एक आम आदमी पढ़ेगा तो वो तत्काल यकीन करता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है वर्ड ऑफ वंडर्स फ्रॉम द बुक ऑफ अर्थ, फ्रॉम द मंगल टू एलियन। उस किताब के राइटर है माइकल क्रिस्टोफर एंटोनियो गुंटेरस, ऐसा नाम रहेगा, लगेगा कोई बहुत बड़ा आदमी लिखा है। उस किताब के पेज नंबर 356 पे लिखा है कि नेहरू ने एक बार जो है ऐसा कर दिया था। अब आदमी को लगता है इतनी बड़ी किताब, मंगल टू एलियंस टू वाया सन टू मून, उस किताब में 356 नंबर पेज पर लिखा एंटोनियो गुंटेरस नाम का कितना बड़ा राइटर कोई है विदेशी, उसने लिखा, सही होगा। ये झूठों का एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी, मैं बहुत इस पर हमेशा वो करता हूं। इनको क्या होगा कि इनके लिए वो है कि किताब खोल के दिखा दो, और या तो फिर दिखा दो कि ये तो किसी ने, ये तो भाई साहब सर्कस में काम करता है गुंटेरस जिसका नाम है, ये कोई किताब ही नहीं लिखा, ये सर्कस में काम करता है, जोकर है। इनको घर तक पहुंचाना जरूरी है। आज जो ये माइंडसेट है ना कि नहीं हम इनसे किनारा कर ले, नहीं भैया, इस कमल में जो कीचड़ खिल रहा है, हेमंत भाई मैं पूरी जिम्मेदारी करता हूं, इस कमल को दुरुस्त करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा, कीचड़ में जा करके इस कमल का इलाज करना पड़ेगा, ये जो कमल खिला रहे हैं सब, झूठ का कमल। खैर चलिए, अभी बहुत कुछ इस विषय में था, बहुत कुछ अब आर्टिकल और उस पे, लेकिन अभी इजाजत दीजिए, कार्यक्रम लंबा बहुत हो गया है, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।